दोस्तों, अपने कान और आंखें दोनों खोल के रखना। दोस्तों, पिछले 100 सालों से एक आदमी स्लीपिंग चैम्बर में ही मौजूद था। फिर वैज्ञानिकों ने अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से उस आदमी को काफी समय बाद जगाया तो उसके साथ दिल दहला देने वाली अजीब और गरीब घटनाएं घटी। तो वो आपको देखना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत 22वीं शताब्दी से होती है, जहां विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने काफी तरक्की कर ली थी। हम इंसानों ने तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके सारे जानलेवा बीमारियों का सॉल्यूशन भी निकाल लिया था। यहाँ तक कि कैंसर भी कुछ ही मिनटों में ठीक किया जा सकता था। अब हमें एक एलिजाबेथ नाम की लड़की दिखाई जाती है, जिसकी जॉब का आज पहला दिन था। एलिजाबेथ एक बहुत ही एडवांस हेल्थ केयर कंपनी में काम करती थी। ये कंपनी लोगों पर एक्सपेरिमेंट करके अलग अलग टाइप के मेडिसिन बनाती थी। अब यहाँ एलिजाबेथ का स्वागत उसका सीनियर करता है। सीनियर और बाकी के सब एलिजाबेथ को वहाँ की सारी चीजें दिखाने लगे थे। तभी उन लोगों ने एलिजाबेथ को सामने मौजूद एक आदमी को दिखाया। दरअसल में इस आदमी को पिछले 100 सालों से स्लीपिंग चैम्बर में रखा गया है। एक्चुअल में ये एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी थी जिसमें कि अगर किसी इंसान को रख दिया जाए तो उसकी बॉडी के टेम्परेचर काफी कम हो जाते थे, जिसकी वजह से वो कई सालों तक जिंदा रह सकता था। इसी वजह से इस अनजान आदमी को भी क्रायो स्लीप में डाला गया था। सीनियर ने एलिजाबेथ को बताया कि आदमी आने वाले 24 घंटों में उठने वाला है। इसके बाद तुम्हें इस आदमी की देखरेख करनी होगी। एलिजाबेथ अपने सारे कामों को अच्छे से सीखने लग जाती है। अब हमें पास्ट के कुछ सीन दिखाए जाते हैं, इसमें कि एक मार्क नाम का आदमी बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में था। वो अपनी रिपोर्ट जानने के लिए डॉक्टर के पास बैठा होता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने मार्क को बताया कि तुम कैंसर की लास्ट स्टेज पर हो। अब सिर्फ मार्क के पास एक ही स्थान मौजूद है जिंदा रहने के लिए। मार्क के लगातार कहने पर भी डॉक्टर उसे समझाते हैं कि कैंसर का इलाज अब नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई है जो कि कैंसर का इलाज कर सके। अब यहाँ मार्क काफी तरीके से टूट चुका था और उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो बिना कुछ सोचे समझे अपनी कार से बाहर निकलकर जाने लगता है। मार्क को लग रहा था उसके पास काफी कम समय है, तो उसे लग रहा था कि अब वो अभी अपनी जान दे दे। तभी वहाँ मार्क की गर्लफ्रेंड टैफनी आ जाती है। टैफनी ने तो मार्क को गले लगा लिया और अपने घर पर लेकर आ गई। दरअसल में डॉक्टर ने टैफनी को सब कुछ बता दिया होता है। टैफनी को पता था कि मार्क के पास 1 साल से भी कम समय है, इसीलिए इस वक्त मार्क को सपोर्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मार्क का मुंह पूरी तरीके से उदास हो चुका था और वो किसी से कुछ बात भी नहीं करता था। तभी टैफनी ने मार्क के माइंड को ठीक करने के लिए उसके बचपन के सारे फ्रेंडों को इन्वाइट कर दिया एक डिनर पार्टी के लिए। तभी सारे लोग मार्क के साथ बैठकर बातें करने की कोशिश कर रहे थे और मार्क पूरी तरह से सदमे में था। उसके पास इतना कम समय बचा होता है, उसे बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी मार्क एक कमरे में जाकर टैबलेट लेकर आता है और वो उसके अंदर एक एक्सपेरिमेंट के बारे में अपने दोस्तों को बताता है। दरअसल में वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जिससे कि वो इंसानों के कटे हुए भाग को वापस से रीजनरेट कर सकते हैं, और इसी वजह से विज्ञान और टेक्नोलॉजी के मामले में एक्सपेरिमेंट होते जा रहे हैं, जिससे कि इंसानों की बहुत सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई हैं। इसीलिए मार्क स्टेफनी और बाकी के दोस्तों को बता रहा था, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टीज और जायदाद बेचकर चैम्बर स्लीप के अंदर चला जाऊं। उसके अंदर रहने पर मैं कई सालों बाद वापस उठूंगा। तब उस समय शायद विज्ञान इतना डेवलप हो चुका होगा कि वो कैंसर का इलाज कर सके। मार्क ने उस प्राइवेट कंपनी के बारे में भी पता लगा लिया था कि वो कैसे क्रायो स्लीप में डालते हैं और उनकी क्या कंडीशंस हैं। क्रायो स्लीप में जाने से मार्क की पूरी बॉडी ठंडी पड़ जाएगी और एक तरीके से हाइबरनेशन में चला जाएगा। अब यहाँ मार्क अपने घर के अंदर आकर उससे बात करता रहता है। मार्क का दोस्त कह रहा था कि जितना मुझे उस प्राइवेट कंपनी के बारे में पता है, वो जिंदा लोगों को कभी क्रायो स्लीप में नहीं डालते। पूरी तरीके से रूल्स के खिलाफ और इनलीगल होगा। मार्क ने डिसाइड किया कि वो खुद की जान ले लेगा तो फिर वो उस स्लीप में जा सकता है। मार्क का दोस्त तो उसकी बातें सुनकर इतना शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि मार्क के पास अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। वो तो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता कि उसके पास 1 साल से भी कम समय है। मार्क ने तो क्रायो स्लीप में जाने के लिए पैसे जमा करना भी स्टार्ट कर दिए। अब सीन प्रेजेंट टाइम में आ चुका था, जब डॉक्टर फ्रैंक नाम का एक वैज्ञानिक अजीब तरीके के इंसान के सेल्स को जनरेट कर रहा होता है। दरअसल में ये सेल्स जिस आदमी के थे वो मार्क होता है। पूरे 24 घंटे बीतने के बाद उनकी कंपनी मार्क को स्लीपिंग चैम्बर में से बाहर निकालती है और अब सारे डॉक्टर मार्क को देखने के लिए उसके सामने खड़े हो गए थे। मार्क ने धीमे धीमे अपनी आंखें खोली और सभी को अच्छे से निहारने लगा। दरअसल में मार्क पिछले 100 सालों से स्लीपिंग चैम्बर में क्रायो स्लीप में मौजूद था और आज जाकर उसने अपनी आंखें खोली हैं। मार्क की बॉडी के अंदर एक छोटा सा पाइप डाला जाता है जिससे कि उसे खाना दिया जा सके, क्योंकि मार्क अब डायरेक्टली अपने मुंह को यूज करके खाना नहीं खा सकता था। इतने सालों बाद उठने पर मार्क की बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि वो चल फिर सके। इसीलिए मार्क को आने वाले 100 दिनों तक इस लेबोरेटरी में रुककर
आराम करने के लिए कहा जाता है। डॉक्टर ने मार्क को बताया कि अभी तुम्हारे दिमाग में पुरानी यादें मौजूद नहीं हैं, लेकिन धीमे धीमे वो सारी आदतें वापस आ जाएंगी। उन्होंने मार्क को एक छोटी सी चिप दी थी जिसके अंदर सारी यादें स्टोर हैं, और अब एलिजाबेथ को काम दिया गया था कि वो मार्क की अच्छे से देखभाल करे। देखते ही देखते मार्क को वहाँ पर काफी दिन बीत जाते हैं। एलिजाबेथ इतने कम समय में मार्क की एक दोस्त बनने के साथ साथ उसकी काफी अच्छे से देखभाल करती थी। अब तो मार्क ने चलना भी स्टार्ट कर दिया था। धीमे धीमे मार्क को अपनी सारी आदतें वापस आने लगी थी। उसको याद आता है कि कैसे वो अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने जाता था, और वो अपनी गर्लफ्रेंड स्टेफनी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। वो तो अपनी गर्लफ्रेंड स्टेफनी के साथ काफी अच्छी लाइफ गुजार रहा होता है। अब कई दिनों तक मार्क उसी जगह पर रहकर अच्छे से एक्सरसाइज करता है और अपने दिमाग को विकसित करने की कोशिश करता, क्योंकि क्राइबर स्लीप से पूरे 100 साल निकलने के बाद उसका दिमाग एक बच्चे जैसा हो गया था, जिसे कि विकसित करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। और देखते ही देखते मार्क को वहाँ पर पूरे 100 दिन कंप्लीट हो जाते हैं। डॉक्टर फ्रैंक और उसका पूरा स्टाफ मार्क के 100 दिन कंप्लीट होने की खुशी में एक केक लेकर आए थे। मार्क भी ये सारी चीजें देखकर थोड़ा सा खुश हो जाता है। केक काटने के बाद डॉक्टर ने मार्क को एक छोटा सा बॉक्स दिया। इसके अंदर मार्क से रिलेटेड की सारी पुरानी यादें मौजूद थी। मार्क को बॉक्स के अंदर एक लेटर मिलता है जो उसकी गर्लफ्रेंड स्टेफनी ने लिखा था। एलिजाबेथ मार्क के लिए वो लेटर पढ़कर बताती है। एलिजाबेथ स्टेफनी के लिखे हुए शब्दों को पढ़ रही थी। वो कहती है कि तुम्हारे क्राइबो स्लीप में जाने के बाद मैं पूरी तरह से अकेली हो गई थी, लेकिन जब स्टेफनी 50 साल की हुई तब उसने भी डिसाइड कर लिया था कि वो क्राइबो स्लीप में चली जाएगी। स्टेफनी ने भी मार्क की तरह पानी में कूदकर अपनी जान दे दी होती, लेकिन जब स्टेफनी को क्राइबो स्लीप चैम्बर में डालने के लिए लाया गया तब उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा कमजोर थी, और इस अवस्था में किसी भी इंसान को क्राइबो स्लीप में डालना खतरे से खाली नहीं होता है। डॉक्टरों ने कैसे भी करके उस स्टेफनी को क्राइबो चैम्बर में डाल ही दिया था, लेकिन उसे रिकवर होने में बहुत ही ज्यादा समय लगेगा। ये सारी बातें पता चलने पर मार्क उसी लेबोरेटरी में आ गया था जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड स्टेफनी की बॉडी क्राइबो स्लीप चैम्बर में रखी होती है। मार्क अपने गर्लफ्रेंड को देखने के लिए क्राइबो स्लीप चैम्बर को टच करने लगा था। तब वो डॉक्टर फ्रैंक से कहता है वो जल्द से जल्द उसकी गर्लफ्रेंड को वापस से जिंदा कर दे, लेकिन डॉक्टर फ्रैंक ने बताया कि ये पॉसिबल नहीं है, कि हमने जिस कंडीशन में स्टेफनी को डाला था तो उस कंडीशन में उसकी बॉडी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुई होगी जिससे कि वो बाहर के इन्वायरमेंट को सहन कर सके, और तो और उनके पास इतनी भी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। इसके लिए उन्हें कई सालों तक स्टेफनी को क्राइबो चैम्बर में बंद करके रखना पड़ेगा। यहाँ मार्क अपने रूम में होता है और लगातार स्टेफनी के ही बारे में सोचता रहता है। दरअसल में मार्क को लेटर की वजह से ही अंदाजा हो गया था कि उसके जाने के बाद स्टेफनी ने बहुत ही ज्यादा मुश्किल वक्त देखा होता है, पर मार्क अपने आप को यहाँ बहुत ही अकेला महसूस कर रहा था, और अब तो उसकी सारी यादें भी वापस आ चुकी थी और वो अब किसी भी कीमत में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहता है। इन्हीं सारी चीजों की वजह से मार्क बहुत ही अजीब और गरीब बिहेव करने लग जाता है, और ये बिहेवियर डॉक्टर फ्रैंक और उसकी मैनेजमेंट टीम ने देख लिया होता है, और वो सब बैठकर इन सारी चीजों के बारे में बात कर रहे थे। तभी एलिजाबेथ इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता रही थी कि उन्हें अब मार्क को बाहर की दुनिया में लेकर जाना चाहिए, क्योंकि अब तक वो अपनी गर्लफ्रेंड को लगातार मिस करते जा रहा है। बाहर जाने पर मार्क अलग अलग लोगों से मिलेगा जिससे कि सारी चीजें उससे मूव ऑन हो सके, लेकिन डॉक्टर फ्रैंक इस चीज के लिए जवाब देते हैं कि मार्क अभी पूरी तरह से रेडी नहीं है। जैसे ही कुछ दिनों बाद उन्हें ये कंफर्म हो जाएगा कि मार्क बाहर जाने के लिए तैयार है, वो मार्क को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। यहाँ एलिजाबेथ मार्क के लिए थोड़ा सा प्रोटेक्टिव फील कर रही थी, क्योंकि इतने दिनों तक मार्क के साथ रहने के कारण उसकी मार्क से एक अटैचमेंट हो जाती है, और अफसोस उन सारी चीजों के बारे में बस सिर्फ सोच ही सकती थी, क्योंकि वो उस कंपनी में काम करने वाली एक छोटी सी एम्प्लॉय होती है। आखिर वो मैनेजमेंट के डिसीजन कैसे ले सकती थी। अब हमें मार्क अपने कमरे में दिखाया जाता है, जो इतने समय से एक ही जगह पर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। मार्क डॉक्टर फ्रैंक के कमरे में आकर कुछ छानबीन करने लगा। उसे एक ड्रोन के अंदर एक छोटी सी चिप मिलती है जिसके अंदर उनकी कुछ यादें रखी गई थी। मार्क जल्द से जल्द उसको अपनी डिवाइस में डालकर सारी चीजें देखने लगता है। दरअसल में डॉक्टर फ्रैंक के उस चिप में वो सारी यादें होती हैं जब वो क्राइबो स्लीप के लिए बहुत सारी एक्सपेरिमेंट करते थे, और जब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट का यूज सारे लोगों पर किया तब उसका इफेक्ट लोगों पर काफी डेंजरस तरीके से होने लगा था। कई मासूम लोग तो इस एक्सपेरिमेंट में अपनी जान गंवा बैठते हैं, और मार्क उनका एक इकलौता सेंट था जो कि सेज होने की कगार पर आ गया था। मार्क को जब ये सारी बातें पता चली तब वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि वो इतने सालों तक
क्रायो स्लीप में अपने लिए रह रहा था, लेकिन ये प्राइवेट कंपनी अपने फायदे के लिए ऐसी चीजें करते जा रहे थे। मार्क अगले दिन डॉक्टर फ्रैंक के कमरे में आकर उनसे बात करने लगा था। मार्क कह रहा था कि आपकी कंपनी एक एक्सपेरिमेंट की वजह से इतने सारे मासूम लोगों की जान ले सकता है। तभी डॉक्टर फ्रैंक ने मुस्कुराकर कहा कि मैं जान तो नहीं बचा सकता, अगर वो हम सारे एक्सपेरिमेंट नहीं करते तब तुम आज जिंदा नहीं रहते। अब यहाँ मार्क को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसका दिमाग बहुत ही ज्यादा फटा जा रहा था, इसलिए वो तुरंत ही उस लेबोरेटरी के अंदर आ जाता है। वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड स्टेफनी के स्लीपिंग चैम्बर्स मौजूद थे। मार्क उस चैम्बर को पकड़कर अपनी गर्लफ्रेंड को फील करने लगा और मार्क वहीं बैठकर अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में लगातार सोच रहा था। एक समय में तो मार्क को लगा कि वो स्लीपिंग चैम्बर के सारे पाइप निकालकर अपनी गर्लफ्रेंड स्टेफनी को हमेशा के लिए आजाद कर दे। तभी उसी जगह पर एलिजाबेथ आ जाती है। एलिजाबेथ मार्क के इस अकेलेपन को महसूस कर पा रही थी, इसीलिए जब भी मार्क को जरूरत पड़ती थी एलिजाबेथ उसके पास आ जाती थी। यहीं पर मार्क एलिजाबेथ को अपने पुराने वक्त की बातें बताने लगता है। मार्क कहता है कि जब ये पता चला था कि मुझे लास्ट स्टेज का कैंसर था, मैं जल्द से जल्द 1 साल के अंदर मरने वाला था, तभी से वह चाहता था कि वो क्रायो स्लीप के अंदर चला जाए। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड स्टेफनी ये चाहती थी कि वो यहाँ पर ना जाकर नॉर्मल डॉक्टर से इलाज करवाए, ताकि स्टेफनी मार्क की पूरी तरीके से मदद कर सके। और अब जाकर मार्क को उसका डिसीजन बिल्कुल ठीक लगता है, क्योंकि क्रायो स्लीप में जाने पर, इतने सालों के बाद उठने पर उसको इसका कुछ मतलब ही नहीं लगता। आखिर मार्क ने इतने सालों के बाद इस चीज की उम्मीद ही नहीं की थी। मार्क को तो फील होता है कि वो किसी जेल में कैद है। उसे अपने डिसीजन पर डाउट हो रहा था। अगर वो यहाँ पर ना आकर अपने बचे हुए दिनों को स्टेफनी के साथ एंजॉय करता, तब वो उसके सबसे बेस्ट पलों में से एक होता। तभी मार्क इमोशनल होकर एलिजाबेथ से कहता है कि मुझे यहाँ से कैसे भी बाहर निकलना है, तो मेरी इसमें मदद करो। हालांकि एलिजाबेथ मार्क को कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि कहीं ना कहीं इतने कम समय में वो मार्क को पसंद करने लगी होती है। मार्क तो उदास होकर अपने कमरे में चला गया था और अगले ही मोमेंट में एलिजाबेथ को अपनी गलती का रियलाइज होता है और वो मार्क को आकर अपने गले से लगा लेती है। एलिजाबेथ ने मार्क के कान में एक दवाई का नाम लिया, जिसे पीने के बाद मार्क को बहुत ही कम समय में आजादी मिल सकती थी, यानी कि मार्क हमेशा के लिए मर जाएगा। गौर करने वाली बात ये होती है कि मार्क की बॉडी में कैंसर पूरी तरह से ठीक हो चुका था, लेकिन फिर भी वो अपनी जान लेने की कोशिश करता है। दरअसल में अब मार्क को सारी बातें समझ आ चुकी थी कि गॉड ने जितने भी इंसानों को जितनी भी उम्र दी है, वो सबसे बेस्ट है। अगर वो कुदरत के बनाए हुए रूल्स को तोड़ना चाहेंगे, उनकी हालत मार्क जैसी ही हो जाएगी। क्योंकि 100 साल पहले मार्क बहुत ही ज्यादा खुश था, उसके पास सच्चे दोस्त थे और उसकी गर्लफ्रेंड भी थी। लेकिन अपनी जिंदगी को बढ़ाने के लिए नेचुरल तरीके से एक इलीगल काम, आज वो पूरे 100 साल बाद जिंदा तो हो गया है, लेकिन उसकी जिंदगी पूरे दुख और अकेलेपन से भरी पड़ी है। मार्क कभी भी ऐसी जिंदगी नहीं चाहता था। उसे अपने डिसीजन पर पछतावा होता है कि वो वहाँ पर आया ही क्यों और अपने इतने अच्छे दोस्त और गर्लफ्रेंड को क्यों छोड़ दिया। अब मार्क को समझ आ चुका था कि उसे क्या करना है। मार्क लेबोरेटरी के अंदर जाकर एलिजाबेथ द्वारा बताई गई दवाई को चुरा लेता है और अब डायरेक्टली वो उस जगह पर आ चुका था जहाँ स्टेफनी का स्लीपिंग चैम्बर मौजूद होता है। मार्क ने तो स्टेफनी के स्लीपिंग चैम्बर के पाइप को निकालना स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि स्लीपिंग चैम्बर के अंदर ही स्टेफनी की जान जा सकती थी। मार्क ये सारी चीजें अपनी गर्लफ्रेंड स्टेफनी के साथ इसलिए कर रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता कि कुछ सालों बाद जब स्टेफनी जिंदा होकर बाहर निकलेगी, तभी सारे डॉक्टर्स और वैज्ञानिक उसके ऊपर अजीब और गरीब एक्सपेरिमेंट करें, जैसा कि मार्क के साथ हुआ। वो नहीं चाहता था कि उसकी गर्लफ्रेंड के साथ भी ऐसा हो। और स्टेफनी के स्लीपिंग चैम्बर के सारे पाइप निकालने के बाद मार्क ने वो दवा भी खा ली, जिसके बाद वो तुरंत ही बेहोश हो गया था। लेकिन कुछ समय बाद हमें मार्क अपनी आंखें खोलते हुए दिखाई देता है। मार्क के सामने डॉक्टर फ्रैंक और बहुत सारे वैज्ञानिक मौजूद थे, जिन्होंने उसकी इतनी देख रेख की थी। इसका मतलब होता है कि वैज्ञानिकों ने मार्क को उस जहरीली दवा से बचा लिया था। अब सारे वैज्ञानिक मिलकर मार्क को अच्छे से समझाते हैं कि तुम्हारी बॉडी में अब कोई भी बीमारी मौजूद नहीं है, जो कैंसर तुम्हारे शरीर में था अब वो भी ठीक हो चुका है। तुम्हें एक नई जिंदगी मिली है जो कई लोगों को मिल भी नहीं पाती, इसीलिए तुम्हें इसकी कदर करनी चाहिए और लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। मार्क भी वैज्ञानिकों की सारी बातें समझ चुका था और अब जाकर सारे वैज्ञानिक मार्क को रिहा कर देते हैं, यानी कि मार्क अब अपनी असली दुनिया में जाकर दोस्त बना सकता है और अपनी लाइफ एंजॉय कर सकता है। मार्क को इन सारी चीजों से इतना तो समझ आ चुका था कि जिनके पास जितनी भी उम्र बची हो, उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए और उसे एंजॉय करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम इंसान प्रकृति और ईश्वर के बनाए गए प्लान में जरा भी बाधा डालें, तो इसका सबसे बुरा असर होगा और वो हम पर ही होगा। इसलिए जितनी भी जिंदगी आपके पास बची हुई है, वो आप आराम से जियो और अपने पास कोई भी कंप्लेंट मत रखो।
इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आप इसका दूसरा भाग भी देखना चाहते हैं तो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, मैं YouTube पर बिल्कुल नया हूँ, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट और शेयर भी करिए। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।